8 लाख से भी ज़्यादा सूडानी लोग अपने घरों और अपने लोगों को छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी वजह है उनके देश के हालात, अनगिनत तख्तापलट, बढ़ती महंगाई, बढ़ती गरीबी और दशकों तक चली सिविल वॉर, जिसके चलते आज सूडान के 50% से भी ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। और 2023 में इन हालातों को बद से बदतर करने का काम किया है इन दोनों ने। तो कौन है ये दोनों और कैसे इनकी वजह से 8 लाख से ज़्यादा लोग बेघर और बेबस हो गए हैं? On 1 जनवरी 1956 सूडान के पीपल्स पैलेस पे ब्रिटिश और इजिप्शियन फ्लैग्स को नीचे किया जाता है और लहराया जाता है एक नया ग्रीन, ब्लू और येलो स्ट्राइप का सूडानीज फ्लैग बाय इस्माइल अल अज़ारी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक सूडान। और ये सरकार बहुत लोगों को रास नहीं आई और ठीक 14 साल बाद 1969 में मिलिट्री ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया, जिनका लीडर था जाफर नाइमरे। और जैसे ही ये पावर में आता है सारी डेमोक्रेसी की किताबें बंद हो जाती हैं। लेकिन इस आदमी ने अपनी पूरी डिक्टेटरशिप की लाइफ में शायद एक ही काम अच्छा किया था, और वो था 20 साल से चल रही सूडानी फर्स्ट सिविल वॉर को कुछ टाइम के लिए रुकवा दिया था बाय साइनिंग अदिस अबाबा एग्रीमेंट इन 1972। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सिविल वॉर कब शुरू हुई, क्योंकि देश को आज़ाद हुए तो अभी 20 साल हुए ही नहीं। तो स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश और इजिप्शियन फ्लैग्स को नीचे किया गया, जिसका मतलब है कि सूडान को आज़ादी ब्रिटिशर्स और इजिप्शियन से मिली थी, जो सूडान में कोलिजन गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रहे थे, लेकिन डोमिनेंस तो ब्रिटिशर्स का ही था। और ये बात हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ से पावर लूज की है वहाँ इन्होंने कुछ न कुछ कांड जरूर किए हैं। जैसे इंडिया से जाते समय इंडिया और पाकिस्तान बना दिया, ठीक वैसे ही सूडान से जाते समय इन्होंने साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान को एक कर दिया, जिनमें रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि वहाँ के लोग एक साथ रहना नहीं चाहते थे। और इवेंचुअली ये काम इन्होंने 1947 की जूबा कॉन्फ्रेंस में किया था। फिर क्या भाई, कलेश हो गया। और जब सूडान को एक किया तो उनकी 90% पॉपुलेशन अरब मुस्लिम्स थे जो नॉर्थ में रहते थे, और 10% पॉपुलेशन क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज़ थी जो साउथ में रहते थे। लेकिन इन 10% लोगों के पास थे नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें बेचकर नॉर्थ सूडान पैसे कमाता था, क्योंकि साउथ सूडान चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ था और इसके पास कोई भी पोर्ट का एक्सेस नहीं था। और कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस तो पहले से ही था, जिसने 1955 में सूडान के आज़ाद होने से ठीक 1 साल पहले सिविल वॉर शुरू करा दी थी। अब वापस आते हैं 1972 में, जब जाफर नाइमरे ने साइन किया था अदिस अबाबा एग्रीमेंट, जिसने फर्स्ट सिविल वॉर को एक छोटा सा पॉज दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ सालों के लिए ही, जिसमें लिखा था कि नॉन इस्लामिक मेजॉरिटी जो साउथ सूडान में रहती हैं उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी साउदर्न रीजन ऑफ सूडान में। और 1983 तक जाफर नाइमरे अपने आप को इस्लाम में समर्पित कर चुके थे, और यहाँ तक समर्पित कर चुके थे कि उन्होंने पूरे देश में इस्लामिक रेवोल्यूशन चला दिया और शरिया कानून लागू कर दिया और अदिस अबाबा एग्रीमेंट को भी कैंसिल कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है सूडान की सेकेंड सिविल वॉर, जो 2011 में खत्म होती है साउथ सूडान के इंडिपेंडेंस के साथ। और फिर 1989 में जाफर नाइमरे को भी उखाड़ फेंका जाता है एक दूसरे मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा। और यहाँ से एंट्री होती है सूडान के सबसे ब्रूटल तानाशाह उमर अल बाशिर की, जिसने आते ही डिक्टेटरशिप और इस्लामिक लीगल कोड नेशनल लेवल पे लागू किया और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित किया और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही हटा दी और अगले 30 सालों तक सूडान पर राज किया। लेकिन 2003 में उमर अल बाशिर के खिलाफ दारफुर के 2 ग्रुप्स सूडान लिबरेशन आर्मी और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट ने हथियार उठाए, जिसे सप्रेस करने के लिए सूडान गवर्नमेंट ने नोमैडिक मिलिशिया जंजावीद और सूडानीज गवर्नमेंट फोर्सेस को अपॉइंट किया, जिन्होंने दारफुर रीजन में खुले आम जेनोसाइड किया या फिर कहूँ नरसंहार किया और 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें मास किलिंग और रेप्स बहुत कॉमन थे। और इस जेनोसाइड को 21st सेंचुरी का पहला जेनोसाइड भी कहा जाता है, जहाँ लोगों को उनके परिवार के सामने मारा जाता था और काट कर फेंक दिया जाता था। और इन्होंने औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी कंडीशन हमेशा सेम नहीं रह सकती। और ठीक उसी तरह 2018 में पूरे देश में अल बासिर के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे और उन्हीं की आर्मी के 2 जनरल्स ने पब्लिक के साथ मिलकर उन्हें उखाड़ फेंका, जिसमें से एक है अब्देल फतह अल बुरहान, जो सूडानीज आर्मी के कमांडर हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद हमदान दगालो, जो हेड है हेविली आर्म पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के। और इन दोनों ने अगस्त 2019 में एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम था ट्रांजिशनल सोवर्जिनिटी काउंसिल, सिविलियन मेंबर्स के साथ, जिसे सिर्फ 39 मंथ्स के लिए बनाया गया था, जिसमें 21 मंथ्स मिलिट्री रूल करने वाली थी और 18 मंथ्स सिविलियन मेंबर्स रूल करने वाले थे। और फिर होने थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो लास्ट 2023 में होने थे। और सोने पे सुहागा तो ये था कि इस सोवर्जिनिटी काउंसिल के चेयरमैन भी अल बुरहान ही बने और उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन भी दगालो को बनाया। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग 39 मंथ्स बाद कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने वाले थे। फिर क्या था, जैसे ही मिलिट्री का 21 मंथ का रूल खत्म हुआ, अल बुरहान ने फिर से एक तख्ता पलट करा दिया और सारी पावर अपने अंडर ले ली और फिर से दगालो को अपना डिप्टी बना लिया।
लेकिन उन्हें कभी दगालों पे पूरा विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे उमर अल बशीर के इस्लामिस्ट और फॉर्मर रेजिम मेंबर्स को उनकी पुरानी पोजीशन वापस करना शुरू किया और फिर एक प्रस्ताव निकाला गया कि आरएसएफ को मिलिट्री में मिला दिया जाएगा। फिर क्या था, ये भाई साहब भड़क गए और फिर इन्होंने कहा अब या तुम रहोगे या हम। और अप्रैल 2023 में आर्मी और आरएसएफ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है सूडान का कंट्रोल लेने के लिए। और ताजुब की बात तो ये है कि ये दोनों ही डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस पे सूडान के लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि 2003 में दारफुर में प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए जो आर्मी भेजी गई थी उसके हेड थे जनरल अल बुरहान और जंजावीद के हेड थे दगालो, जहाँ पे इन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों का नरसंहार करवाया था। लेकिन जब ऐसी राक्षस प्रवृत्ति के लोग डेमोक्रेसी और आज़ादी की बात करने लगते हैं तो लोगों को भी डर लगता है, लेकिन क्या करें, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं? क्या अब उन्हें यहाँ पे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं दिख रहा जैसे इंडिया में दिख जाता है? वैसे तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन चला रखे हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है और पहले से ही सूडान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन इन दोनों जनरल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा और सैंक्शंस लग जाएंगे, और सैंक्शन से देश की इकोनॉमी और देश के लोग इफेक्ट होते हैं, जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ ताकत से मतलब है, उस ताकत से जिसने 50 सालों से सूडान के आम लोगों की जिंदगियों को तबाह करके रखा है। Estimations that around 800,000 people could be leaving Sudan, but there's also a large-scale displacement within the country. Around 330,000 people have already been displaced, and